नमस्कार बच्चों। दिशा ई राइज ऐप में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के 5th चैप्टर के पादपों में परिवहन टॉपिक को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। पादपों में परिवहन जिस प्रकार से जंतुओं में परिवहन होता है, उसी प्रकार पादपों में भी परिवहन की आवश्यकता होती है। पादपों में भी आवश्यक खनिज पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम परिवहन कहते हैं। और ये पादपों में भी बहुत ज़रूरी है। पादपों में भी अलग अलग प्रकार से उच्च वर्गीय पादपों में, निम्न वर्गीय पादपों में अलग अलग प्रकार से परिवहन होता है। परिवहन के लिए पादपों में जो कच्ची सामग्री होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो मेन उत्तक होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनके द्वारा परिवहन का कार्य संपादित होता है। तो देखिए पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। पादपों में परिवहन पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? अलग से प्राप्त की जाती है, बाहरी वातावरण से प्राप्त की जाती है, जड़ों के द्वारा प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। ये जो आवश्यक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा खनिज लवण, इनके प्राप्त करने के लिए जो पादपों के पास मुख्य स्रोत है वो क्या है? मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी। पौधे मिट्टी में लगे रहते हैं, इसलिए इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक स्रोत है वो है मृदा। मिट्टी से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ें मिट्टी में होती हैं और जड़ों के द्वारा इन पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, जो मृदा के संपर्क में रहते हैं। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में पाया जाता है, और हरे भाग मोस्टली पत्तियां होती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल वाले भाग और मृदा के भाग में अंतर कम है, बहुत कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादों के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। पादपों के शरीर का एक बहुत बड़ा भाग मृत कोशिकाओं का होता है। पादपों के शरीर में एक जो बहुत बड़ा भाग होता है वो मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है, इसलिए पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पादपों के अंदर बहुत बड़ा भाग है जो मृत कोशिकाओं का बना होता है, तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसलिए उनमें जो वहन प्रणाली होती है वो भी धीमी प्रक्रिया पर आधारित होती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, इसलिए परिवहन तंत्र उनमें से स्लो चलता रहता है। इसमें संवहन उत्तक, जो संवहन उत्तक होते हैं पादपों में, वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। पादपों के अंदर जो संवहन उत्तक होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये देख रहे होंगे चित्र में आप कि पौधे मिट्टी में लगे रहते हैं और पौधे की जड़ें हैं जो मिट्टी में संपर्क बनाए रहती है, और मिट्टी से पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवणों को अवशोषित करके और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के कार्य। जाइलम और फ्लोएम के कार्य मैं इनका शाब्दिक अर्थ एक बताता हूं याद करने के लिए बच्चों आपको, कि जाइलम जड़,
फ्लोएम फल, जाइलम जड़ से, और फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब फल से। थोड़ा सा याद करने के लिए आसानी रहेगी कि जाइलम का मतलब जड़ से और फ्लोएम का मतलब फल से, अर्थात जड़ से खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। जड़ से खनिज लवणों का या आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। उसी प्रकार से फ्लोएम, फल कहाँ लगते हैं? ऊपर, अर्थात पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल, फल कहाँ लगते हैं? पत्तियां, पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, पत्तियों के पास लगते हैं, पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, अर्थात पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को शरीर के पौधे के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। जाइलम का कार्य देखिए आप, यह मृदा प्राप्त जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भाग जैसे पत्तियों तक पहुंचाता है। कहां से? मृदा प्राप्त जल, मृदा से जो जल प्राप्त करता है, जल जो प्राप्त करता है, अर्थात जड़ से, जड़ों के द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या? जल और खनिज लवणों को, क्योंकि जड़ें ही पौधे की मिट्टी में लगी होती है, मृदा ही इनका प्रमुख स्रोत है। तो मृदा से जो प्राप्त जल और खनिज लवण होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम का कार्य, यह पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। यह पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन, पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया जाता है, उनको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पादपों में जल का परिवहन, अब जल का परिवहन भी होना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि पादपों के अंदर जल का परिवहन होना बहुत जरूरी है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी पादपों में जल का परिवहन होता है, और कुछ निम्न वर्गीय पौधों में अन्य विधि के द्वारा भी होता है। पादपों में जल का परिवहन, तो पादपों में जल का परिवहन जो होता है वो अनेक विधियों द्वारा होता है। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल जल संवहन उत्तक वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से संबंध रखता है। जो पादप के सभी भागों से एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं, वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर, जो पौधे के सभी भागों से संबंध रखता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। यह जड़ें जो आयन का प्राप्त करती हैं, यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करती हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल मृदा से जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। मतलब क्या है कि जल अनवरत गति करता हुआ जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, और जल का एक स्तंभ बना देता है, जिससे जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। मतलब जड़ों के द्वारा निरंतर जल का स्तंभ बनाया जाता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इसी प्रकार दूसरे उच्च पौधों में, ये तो निम्न वर्गीय पौधों में है, दूसरा आता है उच्च पौधों में। उच्च पौधों में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन एक विधि होती है, उसके द्वारा जल का परिवहन होता है। दूसरे उच्च पौधों में उपरोक्त विधि पर्याप्त नहीं है। कौन सी विधि? जल का स्तंभ बनाकर या अनवरत गति करता हुआ जल जाइलम तक पहुंचता है, फिर उसको ऊपर की ओर धकेला जाता है, यह पर्याप्त नहीं है। इस विधि के अंदर
दूसरी विधि के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों का जल का परिवहन किया जाता है। अतः एक अन्य विधि है जिसे पादपों के पत्तियों के रंध्रों से, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के रंध्र से होती है। कहाँ से होती है? पत्तियों के रंध्र से। पत्तियों के अंदर ऐसे रंध्र पाए जाते हैं, तो उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जो जल की हानि होती है उसे कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन, एक चूषण उत्पन्न करता है। जो जल की हानि होती है उसमें वाष्पन क्रिया के द्वारा जो जल की हानि होती है उससे जल के अंदर एक चूषण उत्पन्न करता है, चूसने की क्रिया जिसे कहते हैं अपन, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। जैसे हम ऐसे खींचने की जो होती है पाइप के द्वारा, उसी प्रकार की प्रक्रिया इसमें होती है, जो चूषण विधि के द्वारा मतलब जल को खींचने की कोशिश करता है। इससे जल का वहन ऊर्ध्व की ओर होने लगता है, ऊर्ध्व की ओर होने लगता है, मतलब ऊपर की ओर होने लगता है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशेष अवशोषण अतः वाष्पोत्सर्जन से जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। ऊपरी मुखी गति में सहायक है मतलब ऊपर की तरफ गति करने में सहायक है। इस प्रकार से आपको दोनों विधियां समझ में आई होंगी। एक तो पादपों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और एक होता है पादपों की अनवरत जल की अनवरत गति के द्वारा। भोजन तथा अन्य दूसरे पदार्थों का परिवहन, भोजन तथा अन्य दूसरे पदार्थों का परिवहन। अभी हमने पढ़ा था जल का परिवहन, अब अन्य पदार्थों का। शुक्रोज शरीर के पदार्थ फ्लोएम, शुक्रोज जैसे शरीर के पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। एटीपी से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी से ही स्थानांतरित होते हैं सुक्रोज जैसे। यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देते हैं, और ये जो सुक्रोज होता है जो उत्तक का क्या हो जाता है? परासरण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। परासरण दाब जहां कम होता है, यह दाब उन पदार्थों को फ्लोएम से उत्तक तक ले जाता है, उस उत्तक तक ले जाता है जहां पर दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार, यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के उत्तकों में डारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। बसंत में जड़ व तने के उत्तकों में डारित शर्कराओं का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपने देखा कि पादपों में जल का परिवहन, परिवहन की क्रिया किस प्रकार से होती है? जल का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। परिवहन क्रिया को मुख्य रूप से संपादित करने के लिए जाइलम में फ्लोएम संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आपको पादपों में परिवहन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन, अब उत्सर्जन की बात करते हैं। ये जो प्रक्रम में आने वाला 5वां प्रक्रम है उत्सर्जन। उत्सर्जन में, उत्सर्जन का शाब्दिक अर्थ है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। मतलब इन पोषण, शोषण, वहन आदि प्रक्रमों के पश्चात जो शरीर में अनावश्यक पदार्थ बच जाते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अतः जीवों के शरीर से उन्हें बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसलिए उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन क्रिया होना बहुत जरूरी है। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचय वर्ज्य पदार्थों को, उपापचय क्रिया के पश्चात जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन होता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। अमीबा में उत्सर्जन, एक कोशिकीय जीव अपना शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देता है। यह अपने शरीर की सतह से सीधा जल में विसरित कर देता है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया जटिल होती है
इसलिए इनमें इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। एकोशी के जीव तो क्या होता है, उनका शरीर सीधा वातावरण के संपर्क में होता है और सीधा वातावरण से उनके शरीर से सीधा वातावरण में ही अपशिष्ट पदार्थों को त्याग कर दिया जाता है। लेकिन बहुकोशी के जीवों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। मानव के उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, उत्सर्जी अंगों का नाम, मानव में जो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं उनका नाम, सर्वप्रथम वर्क। वर्क जो होता है वो सेम के बीच के आकार की संरचना होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। वर्क से मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है, जिससे वर्क में जो यूरिया उत्सर्जित होता है या निर्माण होता है यूरिया का, वो मूत्र वाहिनी के द्वारा, मूत्र वाहिनी यहाँ पर एक माध्यम पाइपलाइन का कार्य करती हैं, जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ मूत्राशय में आता है और मूत्राशय में वो तब तक रुका रहता है जब तक उसको बाहर नहीं निकाल दिया जाता। किसके द्वारा? मूत्र मार्ग के द्वारा। इस प्रकार से आपने देखा कि उत्सर्जी अंग वर्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। मनुष्य में एक जोड़ी वर्क होते हैं, एक जोड़ी वर्क होते हैं। ये जो सेम होती है उसके आकार की संरचना होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये स्थित होती है। इस प्रकार की संरचना होती है इनकी। ये वर्क हैं। और ये मूत्र वाहिनियां हैं। और ये मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में से जुड़ी होती हैं और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया, वर्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं? उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ देखिए, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिएटिनिन, इन पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृक्क का कार्य, वृक्क का हमारे शरीर में क्या कार्य है? यह शरीर में जल एवं अन्य द्रव का संतुलन बनाता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। यह शरीर के अंदर द्रव एवं अन्य, यह शरीर में जल एवं अन्य द्रव का संतुलन बनाए रखता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित होता है। यह रक्त से खनिजों तथा लवणों को नियंत्रित और फिल्टर करता है। यह रक्त से खनिजों एवं लवणों को नियंत्रित एवं फिल्टर करता है, सफाई का कार्य करता है। यह भोजन, औषधियों, विषाक्त पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। यह भोजन, औषधियों, विषाक्त पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। यह शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अम्ल एवं क्षार की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। वर्काणु, वर्काणु प्रत्येक वर्क में निस्यंदन एकक को वर्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वर्क की जो संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई होती है, जो सूक्ष्मतम इकाई है जिसके द्वारा ये संपूर्ण प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन्हें वर्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ये है मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र। इसमें ये वर्क हैं,
ये लाल रंग की संरचनाएं होती हैं जो हमारे उधर वाले हिस्से में हड्डी के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती हैं। इनसे ये नलियां जुड़ी होती हैं जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। इन मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्र मूत्राशय में एकत्रित होता है और ये तब तक रुका रहता है जब तक मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर उत्सर्जित नहीं कर दिया जाता। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन, हमारे शरीर में मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है, देखिए यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जल की मात्रा का पुनरावशोषण, कि जल की मात्रा का कितना, हम कितनी मात्रा में जल पीते हैं और उसका पुनरावशोषण कितनी मात्रा में होता है, इस बात पर मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर, शरीर में अतिरिक्त मात्रा में जल कितना है, कितना विलेय पदार्थ उत्सर्जित करना, कितना विलेय पदार्थ उत्सर्जित करना है, यह इन बातों पर मूत्र का बनना निर्भर करता है। शरीर में निर्जलीकरण की अवस्था में वर्क का कार्य, निर्जलीकरण का मतलब होता है शरीर से जब जल का निष्कासन होता है उस अवस्था में वर्क का क्या कार्य है, उस अवस्था में वर्क का क्या कार्य। शरीर में निर्जलीकरण की अवस्था में वर्क मूत्र बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है। जब शरीर के अंदर जल होगा ही नहीं, अतिरिक्त मात्रा में जल होगा ही नहीं, तो उस दौरान वर्क मूत्र बनाने का कार्य कम कर देता है। यह एक विशेष प्रकार के हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। वर्क की क्रियाहीनता, वर्क की क्रियाहीनता, संक्रमण, आघात या वर्क में सीमित रक्त प्रवाह आदि कारणों से कई बार वर्क कार्य करना कम कर देता है। वर्क की क्रियाहीनता, कई बार क्या होता है कि वर्क के अंदर संक्रमण हो जाता है, आघात या कोई चोट हो जाती है, या वर्क में सीमित रक्त प्रवाह आदि कारणों से कई बार वर्क कार्य करना बंद कर देता है। इससे ही वर्क की क्रियाहीनता कहते हैं। इससे ही मतलब वर्क का कार्य करना बंद कर देना ही वर्क की क्रियाहीनता कहलाती है। इसमें शरीर में विशेष अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब उस दौरान वर्क क्रिया करना बंद कर जाता है, जिसे किडनी फेलर कहते हैं, जिससे किडनी खत्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। वर्क की इस निष्क्रिय अवस्था में कृत्रिम वर्क का उपयोग किया जाता है। ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाती है तो कृत्रिम वर्क का उपयोग किया जाता है, जिसे नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से निकाला जा सके, जिससे नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। अतः वर्क की क्रियाहीनता के पश्चात भी मनुष्य अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है, लेकिन कृत्रिम वर्कों का उपयोग के सहारे। कृत्रिम वर्क नाइट्रोजन अपशिष्टों को रक्त से एकत्रित कृत्रिम युक्ति द्वारा निकालने की युक्ति को अपवहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। अर्थात कृत्रिम वर्क के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डायलिसिस कहते हैं या अपवहन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा जो शरीर के अंदर उत्सर्जित पदार्थों के दौरान जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ संरक्षित नहीं होते और ये बाहर निकलते रहते हैं, तो इंसान की लाइफ चलती रहती है। अगर ये पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार कृत्रिम अपवहन के द्वारा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका 5वां चैप्टर जैव प्रक्रम जो आज समाप्त हुआ, और आपको अच्छी तरह से सरल भाषा में डायग्रामों सहित जो समझने में बहुत सरल और सहज हैं, एवं एक एक शब्द को आपके समझने की दृष्टि से जो सरल हो सके उस हिसाब से आपके सामने नोट्स हैं, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।